नमस्कार, मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। नाट्य मंच और खासकर रंगमंचीय विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वीडियो की इस श्रृंखला में आज खासकर प्रयोगधर्मिता और भारतीय एवं पाश्चात्य नाट्य चिंतन के संदर्भ में प्रयोगधर्मिता से संबंधित विभिन्न विषयों की जानकारी मैं अब प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसी को हम कहते हैं भारतीय एवं पाश्चात्य नाट्य चिंतन प्रयोगधर्मिता की अवधारणा। रस को केंद्र में रखकर भारतीय नाट्य शास्त्र की परंपरा विकसित हुई है। रसास्वाद ही नाटक का मुख्य लक्ष्य है। नाट्य की उपादान सामग्री में आचार्य भरत ने प्रयोग की संभावनाओं के लिए अवकाश रखा है। न तज्ज्ञानम न तत्शिल्पम न सा विद्या न सा कला न सौ योगो न तत्कर्म नाट्येस्मिन् यत्न दृश्यते। यहाँ नाट्य के प्रवर्तक आचार्य भरत का कथन है कि नाट्य में विभिन्न ज्ञान, शिल्प, विधाएं, कलाएं, योग और कर्म समाहित होते हैं। इसी कारण से आचार्य भरत तथा उनकी परंपरा के आचार्य भी नाट्य में विभिन्न अनुशासनों का अंतरावलंबन देते हैं। अनेक अनुशासनों का रंग कर्म में उपयोग इसकी परिधि को विस्तार प्रदान करता है। न शाक्यमस्य नाट्यस्य गंतुमन्तः कथंचन कस्मादु बहुत्वाचिन्न पानाम शास्त्राणाम वाप्य नंततः। इसका अर्थ देखेंगे। आचार्य भरत यहाँ नाट्य में रचनाकार की सृजनशीलता और प्रयोग की अपार संभावनाओं को देखते हुए वे कहते हैं कि नाट्य में असंख्य शिल्पों और शास्त्रों का विनियोग होने के कारण उससे पार नहीं पाया जा सकता है। भरत द्वारा निर्धारित नाट्य के 11 तत्वों की कई कोटियां और प्रकार निरूपित किए गए हैं। वे प्रयोगकर्ता और रचनाकार के लिए चयन की अपरिमित संभावनाएं छोड़ते हुए उसकी प्रयोगशीलता का पथ प्रशस्त करते हैं। आचार्य भरत रचनाकार के स्वातंत्र्य तथा रंग कर्म में प्रयोगधर्मिता को महत्व देते हैं। पाश्चात्य नाट्य चिंतन की परंपरा में संघर्ष या द्वंद्व को महत्व दिया गया है। इसमें संघर्ष और द्वंद्व प्रेक्षकों को तनाव और उत्तेजना प्रदान करते हुए आकर्षक बनाए रखते हैं, क्योंकि नाटक में द्वंद्व और संघर्ष का चित्रण मनुष्य जीवन के बाह्य और आभ्यंतर दोनों पक्षों को समाहित कर लेता है। यह अवधारणा नाटक की विषय वस्तु में नए प्रयोगों की संभावनाओं के द्वार खोल देती है। स्थान, समय और कार्य व्यापार की एकता का निर्वाह यद्यपि नाटक को सुसंबद्धता प्रदान करता है, पर वह नाटककार के लिए कई सीमाएं कड़ी करके बंधनकारी भी बन जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि बाद के प्रयोगशील नाटककारों ने नाटक में इन 3 तत्वों को अन्विति बनाए रखने के सिद्धांत का अतिक्रमण करके नाटक को देश, काल और कार्य व्यापार की दृष्टि से विस्तार दिया। शेक्सपियर की गणना इसी कोटि में की जा सकती है। नाटक में विभिन्न अनुशासनों के अंतरावलंबन की अवधारणा और नाटक की स्वतंत्रता की अवधारणा, इन दोनों के कारण 18वीं 19वीं शताब्दी में नाटक की प्रयोगशीलता के कारण नए आयाम जुड़े। ये अवधारणाएं नाटक की परिधि को विस्तीर्ण कर देती हैं और नवीन प्रयोगों की कई श्रृंखलाएं कई स्तरों पर गूंथी जाती रही हैं। जर्मनी के ब्रेख्त आधुनिक रंगमंच पर यूनानी नाट्य परंपरा के प्रतिमानों को तोड़कर अपना नवीन प्रस्थान करने वाले नाटककार हैं। अपनी रचनाशीलता एवं नए प्रयोगों के कारण बहुचर्चित ब्रेख्त के नाटकों में नाटककार ने रंगमंच तथा प्रेक्षक के अंतः की पुनर्व्याख्या करते हुए पार्थक्य प्रभाव के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्होंने नाटक को वस्तुगत संरचना की दृष्टि से कथा गायन की पद्धति का उपयोग करते हुए अनेक स्थानों पर अपने पात्रों के द्वारा
प्रेक्षकों को सीधे संबोधित कराया है और प्रेक्षक को अपने समय के प्रति जागरूक बनाने को रंगमंच और नाटक के उद्देश्यों में सम्मिलित किया है। इब्सन ने नाटक में जीवन की संपूर्ण वास्तविकता की प्रस्तुति का प्रयास न करके उसका बौद्धिक विश्लेषण करना प्रारंभ किया। इससे यूरोप में बुद्धिवादी नाटक का प्रादुर्भाव हुआ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की कृतियों में बुद्धिवादी नाटक की संभावनाओं के विकास को देख सकते हैं। नए युग के साथ पुराने आदर्शों की विसंगति को बौद्धिकता प्रखरता के साथ चित्रित करने वाले नाटककारों में शॉ अन्यतम है। यद्यपि शेक्सपियर न ग्रीक नाट्य परंपरा से हटकर अनेक नए प्रयोग किए थे, फिर भी कथानक के विकास की दृष्टि से उसके परंपरागत स्वरूप का ही उसने अधिकांशतः सहारा लिया है। जर्मनी के बर्तोल्त ब्रेख्त तथा फ्रांस के जापाल सार्त्र ने वर्तमान सदी में पाश्चात्य नाट्य साहित्य को प्रयोगधर्मिता और नई रचना शक्ति के द्वारा विकास के नए आयाम प्रदान किए। इनके विशिष्ट जीवन दर्शन, रंगमंच की नवीन अवधारणा तथा शिल्प संबंधी मौलिक प्रयोगों ने पाश्चात्य नाटक और रंगमंच में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। ब्रेख्त रंग चिंतन की दृष्टि के यथार्थ के सही चित्रण का विरोध करते हुए वस्तुनिष्ठ प्रकृति विरोधी प्रकृति विरोधी वाद का विचारधारा को लेकर अवतरित हुआ। ब्रेख्त ने नाटक की दुनिया से अभिनेता और दर्शक दोनों का पार्थक्य बनाए रखने के लिए अपने नाटकों में कोरस अथवा कथा गायन या नाटक की कथा का सीधे सीधे विवरण देने की तकनीक का भी उपयोग किया। ब्रेख्त के रंगमंच और नाटक से उभरी हुई नई प्रवृत्तियों और नए प्रयोगों ने विश्व नाट्य साहित्य को झकझोरा है। ब्रेख्त के नाट्य प्रयोगों को हिंदी के अनेक नाटककारों ने अपनाया है। फ्रांस के सार्त्र ने आधुनिक नाटक को विचारधारा तथा विशिष्ट अभिव्यक्ति द्वारा एक नई दिशा दी। सार्त्र के नाटक नाटकीय द्वंद्व की गहराई के लिए जाने जाते हैं। विचार के अनुरूप नाटक का ढांचा निर्मित करने के लिए सार्त्र का महत्व है। यद्यपि अस्तित्ववादी विचार दर्शन को नाटकों में एक सीमा तक अल्बर्ट कामू की अभिव्यक्ति दे चुका था, पर सार्त्र के लेखन में और उसके नाटकों में यह विचार दर्शन अपनी परिणति पर पहुंचा। पाश्चात्य रंगमंच पर विसंगति नाटक के रूप में ब्रेख्त और सार्त्र की नाट्य परंपरा की परिणति दिखाई देती हैं। दो महायुद्धों के सर्वनाश या विनाश और उनकी विभीषिका को झेलने से उपजी हताश मन स्थिति, सामाजिक मूल्यों के प्रति अनास्था, ऊब, घुटन तथा घोर वैयक्तिकता और अकेलापन का अनुभव विसंगति नाटकों को अलग पहचान बनाते हैं। आधुनिक नाटककारों को विसंगति नाटक में की गई स्थितियों की निर्मम जांच पड़ताल और भाषा के नए तेवर ने विशेष प्रभावित और प्रेरित किया है। हिंदी आधुनिक नाट्य धारा पर भी उक्त परंपराओं का प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से प्रभाव है। ईसा पूर्व की कुछ शताब्दियों में भारत में नाट्य का बहुमुखी विकास हुआ था। अनेक नाटककारों ने भारतीय नाट्य परंपरा को मौलिक प्रयोगों के द्वारा नई दिशाएं दी। भास ने स्वप्न वासव दत्तम में अपने पात्रों के अंतर्द्वंद्वों को अभिव्यक्ति देने नए प्रयोग किए। रंगमंच पर पात्रों को अलग अलग समूहों में कड़ा कर उनमें से एक को दूसरे की उपस्थिति से अनभिज्ञ रखना, समय के अंतराल में एक परिवार के लोगों का आकस्मिक रूप से मिलना और उनमें से एक का दूसरे को ना पहचान पाना आदि रंगशिल्प की दृष्टि से भास के कुछ विशिष्ट प्रयोग हैं। भवभूति ने संस्कृत नाट्य साहित्य में विदूषक और अंतःपुर के संकीर्ण वातावरण का बहिष्कार, श्रृंगार के स्थान पर करुणा को प्रामुख्य देना या छाया सीता जैसी परिकल्पना के द्वारा प्रयोगशीलता के नए आयामों का आविष्कार किया। 10वीं शताब्दी के आसपास भारत में नाटक की प्रस्तुति की व्याख्यात्मक तथा कथा गायन से संबंधित जो शैली प्रचलित थी उसने नाटक की संरचना को भी बदल डाला। बाद में भाषा नाटक और लोक नाटक की परंपरा विकसित होती रही, जिसमें
क्लासिक संस्कृत नाटक के सुगठित ढांचे को और भी लचीला बनाते हुए उसे लोकमानस के और निकट लाकर विस्तार दिया गया है। यद्यपि 18वीं शताब्दी के पश्चात पाश्चात्य रंगमंच के प्रभाव तथा फारसी रंगमंच के विकास ने लोक नाट्य की शैलियों पर घातक प्रभाव डाला और उनकी परंपरा को विस्मृत प्राय कर दिया। तथापि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लोकनाट्य की और रंग कर्मियों और नाट्यकारों का पुनः ध्यान गया। लोकनाट्य की परंपरा से प्रभाव ग्रहण ने आधुनिक भारतीय नाट्य साहित्य के विकास के नए द्वार खोल दिए हैं। और यहाँ इस संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारतीय और पाश्चात्य नाट्य चिंतन के संदर्भ में प्रयोगधर्मिता से संबंधित विभिन्न आयामों की चर्चा अभी मैं कर चुका हूँ। आगे और भी आने वाले वीडियोस में और प्रयोगधर्मिता के विभिन्न स्तर या विविध स्तर और आधुनिक हिंदी नाटक और प्रयोगधर्मिता के बारे में भी आगे के वीडियो में मैं ज़रूर चर्चा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।